हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 14 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे, जिनमें हम तीन आर्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं। पहला है अंडर जी जिनपिंग अ न्यू रेड स्टार एंड द स्काई इज वॉचिंग। इसमें मिस्टर जिनपिंग का जो नया कार्यकाल चालू हुआ है, थर्ड टाइम वो इलेक्ट हुए हैं, उसके लिए एक आर्टिकल है, काफी बढ़िया है, इन्फॉर्मेटिव है, देखेंगे। दूसरा है हाउ इंडियाज न्यू नेवल बेस एट अंडमान विल फोर्स बीजिंग टू रीअसेस स्ट्रेटजी। तो इंडियन स्ट्रेटजी क्या है चाइना को लेकर के, उसमें एक एड ऑन है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ तीसरा है हाई इन्फ्लेशन, फेब्रुअरी का डेटा आया है इन्फ्लेशन को लेकर के, उसमें नंबर्स का बढ़ करके आए हैं, और थोड़े और एस्पेक्ट इन्फ्लेशन के वो भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जीएस के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है, जिसमें आईआर वाला जो पॉइंट है वो कवर होता है, इंडिया चाइना स्ट्रेटजी, इंडिया चाइना को लेकर के। साथ ही साथ ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से काफी ऐसे पोर्ट्स को बताया गया जो आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। और इन्फ्लेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसीज हो गया, फिजिकल पॉलिसीज हो गया, ये आपको हमेशा प्री के लेवल से हमेशा ही हर साल तैयार करके रखनी चाहिए, कभी भी प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस में सवाल बन सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है अंडर सी जिनपिंग न्यू रेड स्टार एंड द स्काई इज वॉचिंग। इसमें कहना ये लिखा है मिस्टर संजय भट्टाचार्य ने, वो कहना चाह रहे हैं कि एक हायरार्की बताई है चाइना की, अभी स्टार्टिंग माओ जेडोंग से लेकर के अभी तक की हायरार्की बताई है। इसमें चाइना का सेटअप अभी तक क्या रहा, स्ट्रेटेजी क्या रही, और अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो कहना चाहते हैं विद द थर्ड टर्म एज चाइना's प्रेसिडेंसी इज सेट टू गेन इवन मोर कंट्रोल। अब वो और कंट्रोल में आ जाएंगे जो मिस्टर जिनपिंग है। ब्लर लाइंस बिटवीन पार्टी एंड गवर्नमेंट एंड बिकम मोर असर्टिव एक्सट्रीमली। और अब क्या होगा, जो ब्लर लाइंस हैं पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में, उसमें जो ब्लर लाइंस हैं उनको और असर्टिवली वो एक्सटेंड कर लेंगे और एक्सटर्नली और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सी जिनपिंग असूम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर अ थर्ड टाइम, तीसरी बार चुने गए, विद द ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस। याद रखिएगा, वहां की जो गवर्नमेंट को बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी वहां काम करती है वो है एनपीसी, नेशनल पीपल्स गवर्नमेंट, और एंड चाइनाज पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट एंड पार्टी का रोल अपने आप में सबसे अलग है। ठीक है, जिस पिक्चर को हम यहाँ देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर माओ जेडोंग, और इनका चाइना की पॉलिटिक्स को लेकर के साथ ही साथ वहां की ग्रोथ में एक बड़ा हाथ रहा है। जो बच्चे नहीं जानते कि मिस्टर माओ जेडोंग क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, आखिर क्या हुआ, वो हिस्ट्री पढ़े। हिस्ट्री में इनके लिए पढ़ना जरूरी है, तभी आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे जैसे कि कम्युनिज्म क्या है, राइट, कम्युनिज्म की डेफिनेशन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, राइट, सोशलिज्म क्या है, चाइना में कैसे फैला, सोवियत रूस में क्या क्या हुआ, सब चीजें आपको हिस्ट्री मिलेंगी, इसमें आप गो थ्रू जरूर करिए। द एनपीसी मेट दिस वीक। अब क्या है कि जो पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी, इन्होंने लास्ट दिस वीक का मतलब जिससे पब्लिश हुई उसके पहले हफ्ते की बात हो रही है, दिस वीक टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ 20th नेशनल कांग्रेस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हेल्ड इन अक्टूबर 2022। ठीक है, क्लियर है, उनको चुना गया और उनके जो डिसीजंस को, पार्टी के डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया गया। द पार्टी हैड एंडोर्स्ड सी एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सीसीपी एंड चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री ऑफ कमीशन। अच्छा, ये जो बेसिक चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको कहीं इसको लिखना नहीं है, कहीं रटना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए समझ रहे हैं कि एक्चुअली हायरार्की क्या है और राइटर क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है, द पार्टी हैड एंडोर्स्ड सी एज ए जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने जी जिनपिंग को जनरल सेक्रेटरी की तरह एंडोर्स किया। सीसीपी ने, जो सीसीपी का मतलब हुआ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये सबसे बड़ी पार्टी है देश की, चाइना की, and chairman of the Central Military Commission, ठीक है, और CMC, and also inscribed Xi Jinping thought in the constitution for its guiding role in the China's rejuvenation। और चाइना की पॉलिसी में जो रिजुवेनेशन आने के लिए जिनके थॉट है मिस्टर जिनपिंग के, उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। फॉर डेकेड्स आफ्टर माओ जेडोंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत सालों बाद, डेकेड्स दशकों के बाद, माओ जेडोंग की मृत्यु के बाद, चाइना वॉज गाइडेड बाय द स्ट्रेटेजी क्राफ्टेड बाय देंग जियाओपिंग। देंग जियाओपिंग एक काफी रिवॉल्यूशनरी इंसान थे माओ जेडोंग के बाद, और उनकी ही स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट किया गया चाइना की ग्रोथ के लिए। एंड हिज कॉमरेड्स पार्टिसिपेंट्स इन द ग्लोरीज इन द ट्राइब्यूलेशन ऑफ द माओ एरा। ठीक है, क्लियर है, गुड टू इन्फॉर्मेशन है। मेरा दो बड़े लीडर्स के नाम समझ के, पहला है माओ जेडोंग, उसके बाद हम समझ रहे हैं डेंग जियाओपिंग। ठीक है, उनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड में नहीं जाना है। Now having witnessed the remarkable economic and technology growth, और जो स्ट्रेटेजी उन देशों ने अपनाई उनके लीडर्स के आधार पे, उसके बाद क्या हुआ, चाइना में बहुत ग्रोथ हुआ, कैपिटलिस्ट वेस्ट की जगह उन्होंने सोशलिज्म को बढ़ावा दिया और अब चाइना को ग्रोथ किया। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप एंड द फॉर्मर सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि वहां की कुछ स्ट्रेटेजीज इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गई थी, जिसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन जो था, जिसको हम यूएसएसआर भी समझते हैं, उसको वो कोलैप्स कर गया और ये टूट के कई देशों में बट गया। जो रशिया आप देखते हो आज पिक्चर में आपको यहाँ दिख रहा है, रशिया का मैप नहीं है वैसे ये, इसमें
कई सारे ऐसे देश भी जुड़े हुए थे जो पहले इसका भाग हुआ करते थे और आज नहीं है, जिनमें से यूक्रेन भी इनमें से एक देश माना जाता है। तो उसके हिसाब से तभी सारा सारा के सारे देश यूएसएसआर का ही भाग होते थे। बट 91 में जब वो कोलैप्स कर गया तो क्या हुआ, डेंग फेल्ट दैट ओनली द स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ द सीसीपी शुड शेप चाइनाज डेस्टिनी एंड अवॉइड केओस। और क्या हुआ, मिस्टर डेंग जियाओपिंग जो थे उन्होंने कहा कि सीसीपी जो देश की पार्टी है वही इस देश का भविष्य बदल सकती है और जो केओस है वो दूर हो सकता है। अच्छा, ये जो लाइन्स है हिस्ट्री से ली जा रही है, क्योंकि जो कम्युनिज्म की हम जो पढ़ते हैं, जो सोशलिज्म की बात, जो कम्युनिज्म इज द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म एक अच्छा थॉट है, लेकिन उसको जब एक्सट्रीम पे ले जाया जाता है तो वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको प्रमोट नहीं किया जाता, हमेशा सोशलिज्म को प्रमोट किया जाता है। और पंडित नेहरू भी काफी समय तक यूएसएसआर यानी रशिया के सोशलिज्म से प्रभावित थे। तभी आप अगर ध्यान दें तो हमारा जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स का मतलब हम ना ही कैपिटलिस्ट हैं और ना ही हम सोशलिस्ट हैं, हम मिक्स्ड हैं। हमारा जो भारत है वो मिक्स्ड है, इसीलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी आगे लेकर के आए, क्योंकि हम किसी भी लाइन का भाग नहीं थे, हम किसी देश के साथ जुट करके या एक लाइन में फॉलो नहीं करते थे। हमने हमेशा नॉन अलाइनमेंट को ही फॉलो किया। ना हम यूएस के साथ थे, ना ही हम रशिया के साथ थे, ना ही हम कोल्ड वॉर का भाग थे, ना ही हम चाइना के भाग थे। इसीलिए पंडित नेहरू ने एनएएम को लेकर के आए। ठीक है, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। ऑलराइट, कम बैक टू द आर्टिकल। वो कहना चाहती है कि जो मिस्टर डेंग थे उन्होंने सोचा कि सिर्फ सीसीपी ही इस देश का भविष्य बदल सकती है, और ऐसा हुआ भी। काफी रिफॉर्म्स, काफी उन्होंने चीजें, स्ट्रेटेजी बदली, उन्होंने कोस्टल रीजन्स को चेंज किया, एसईसीज की पॉलिसीज लेकर आए और इनकरेज करके देश का उन्होंने काफी ग्रोथ किया कहना चाहिए, और काफी वेल्थ का भी इन्होंने जनरेशन किया। ठीक है, क्वाइट क्लियर है। नाउ चाइना ने ये भी एक्सपीरियंस किया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द सीसीपी स्ट्रेटजीज, जो काफी स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजीज होती थी। अगर आप जिदाओं को पढ़ेंगे, माओ को, तो आपको समझेंगे कि चाइना का जो ग्रोथ है, जहां चाइना खड़ा हुआ है आज के समय में और 10 साल से डोमिनेट कर रहा है, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉलो करने की वजह से वहां के लोगों ने चाइना को यहां तक पहुंचाया है। ठीक है, जो उनकी एक नेशनल स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, इसी के वैल्यू वो कहते हैं कि देन क्या हुआ, डेंग ने एडवोकेट किया 24 कैरेक्टर स्ट्रेटेजी को उन्होंने फॉलो किया। वो क्या था, इसमें 6 मेन पॉइंटर्स क्या थे, ऑब्जर्व कामली, सिक्योर पोजिशंस, cope with affair calmly, hide capabilities and bide time, maintain a low profile and never claim leadership। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने पॉइंट आउट करी जिससे उनका देश आगे बढ़ पाया। खैर, हमारी समझने वाली बात क्या है कि चाइना जैसे देश का, चाइना एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया और बड़ा देश जगह से, जोग्राफिकल एरिया से नहीं होता, लोगों की वजह से होता है। तो जो मिस्टर डेंग ने जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाई, उनके देश के लोगों ने फॉलो करी और तभी वो आगे बढ़ पाए। द डेंग आइडियोलॉजी रिसीडेड देयर आफ्टर अ पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज एंड सम फेल्ट चाइना had already become a great power। और क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाद में पॉलिटिकल डायनेमिक्स के फॉलो करने के साथ ही साथ ऐसा मानने लगे चाइना के लोग और बाहर के काफी ऐसे लोग कि वहां के जो डायनेमिक्स चेंज हुआ उसके आधार पे कि चाइना हैड ऑलरेडी बिकम अ ग्रेट पावर, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया था इतने सालों में। पर ऐसा क्या ग्रेट पावर हुआ या नहीं हुआ वो डिपेंड करता है, पर वहां के लोग ऐसा मानने लगे। उसके बाद मिस्टर जिनपिंग का आना होता है और वो पावर में आते हैं। उनके साथ ली केकियांग भी उनके साथ में आते हैं। उनकी पहले हु जिनताओ की सरकार थी, लेकिन जब से मिस्टर जिनपिंग आए हैं तो उन्होंने अपनी कल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ ही साथ जो केओस मचा हुआ था, कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात होती थी, पावर जनरेशन की बात होती थी, उन्होंने काफी चेंजेस करे। उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथ किया, यूनिफाई किया पार्टी को और सपोर्ट किया पीएलए को, मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसको पीएलए चाइना की आर्मी को बोलते हैं, उसको रिफॉर्म किया। उन्होंने काफी इकोनॉमिक चेंजेस किए और साथ ही साथ डेंग एरा, जैसा कि डेंग एरा में नहीं होता था, उन्होंने दीज कैंपेन्स पर्ज मैनी द सिस्टम, काफी सिस्टम्स को पर्ज कर दिया और उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी और पब्लिक प्रोटेस्ट को प्रमोट किया। साथ ही साथ उनकी जो जीरो कोविड पॉलिसी में काफी नुकसान भी देश को झेलना पड़ा, ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से आज वो उस देश में पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि काफी डेथ हुई कोविड एरा में और इंडिया उससे आगे निकलने वाला है। बट इसके पहले भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, जो काफी सालों चलती है, जिसकी वजह से इंडिया की चाइना में पॉपुलेशन कोलैप्स करी और कुछ बची जो बड़े नंबर्स हुए वो कोविड के टाइम पे हुए। बट इसके साथ ही साथ उन्होंने कंसोलिडेटेड पावर को भी प्रमोट किया और पार्टी को वो आगे लेकर के गए। क्यों पार्टी को ले गए आगे, क्योंकि पार्टी की वजह से ही कोई सरकार सेंटर में रह सकती है। चाइना बहुत ही पॉलिटिकल देश है और क्लोज एंडेड है, इसकी वजह से वहां पे पार्टी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन था, देयर वर कंपटीशन एंड फ्रिक्शन विद द यूएस ओवर ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, सिक्योरिटी इन ताइवान को लेकर के काफी झंझट थे। यूएस से ट्रेड
को लेकर काफी सिचुएशन थी, इनको टेक ओवर किया। चाइना ने अपनी एक्टिविटीज को साउथ चाइना सी में लेकर के आया, जहां पे डायरेक्ट कंपटीशन था कोर प्रायोरिटीज आसियान देशों से, जापान से और ताइवान से। जैसे कि हम जानते हैं कि ताइवान को वो अपने कंट्रोल में लेके आना चाहता है, लेकिन उसकी जो फाइट थी साउथ चाइना सी में कई सालों से चल रही है। उसके बाद वन बेल्ट वन रोड के लिए भी उन्होंने इनिशिएटिव को एक्सपैंड किया, चाइना's footprint, but many countries into debt trap through poor investment and negatively affected China's image। लेकिन जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि देशों में अगर हम पैसा इन्फ्यूज करेंगे, एक डेट ट्रैप फैलाएंगे, जिसका बेहतरीन एग्जांपल श्रीलंका है, तो करेंगे तो इंडिया तो चाइना की जो इमेज है वो बढ़ के आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इसने चाइना की इमेज को नेगेटिवली प्रमोट कर दिया, जिसकी वजह से काफी देश जो डेट ट्रैप में, श्रीलंका हो गया, हमारा पाकिस्तान हो गया, जहां पे वो पैसा इन्फ्यूज करते हैं डोमिनेशन के लिए और उनकी इमेज खराब हुई। ये भी हुआ मिस्टर जिनपिंग के समय में। उसके साथ कुछ की इश्यूज को इमर्ज बता रहे हैं आर्टिकल राइटर कि कुछ की इश्यूज इमर्ज किए एनपीसी के सेशन में। वो क्या था? लीडरशिप चेंजेस, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी एंड गवर्नमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी। तो अभी क्योंकि थर्ड टर्म आ चुका है, देखने वाली बात होगी कि जिनपिंग साहब क्या क्या करते हैं, क्योंकि उनको यूनानिमसली चुना गया है, उनके अगेंस्ट में एक भी सिंगल वोट डिसेंट नहीं किया, और तीसरी बार वो यूनानिमसली चुने गए हैं। इसका मतलब है कि इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वो आगे कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं अपने देश की पॉलिसी को लेकर के। और अगर उसमें कोई चेंज आता है तो इंडिया को भी सतर्क रहना पड़ेगा, जो हम आगे के आर्टिकल में देखेंगे। वो कहना चाहते हैं कि प्रीमियर जो उनके जो मेन लीडर्स में जो ली केकियांग, उनका भी काफी बढ़िया रोल है, जिन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा announced a modest growth target of 5% during his work report of NPC। जिन्होंने कहा कि इस साल की जो ग्रोथ है 5% आकी गई है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन या स्लो डाउन आप कह सकते हैं कि किस सिम्टम्स देखे जा रहे हैं उसको लेकर के। एंड टोल्ड हिज स्टेट काउंसिल कलीग्स at his फेवल in the Zhongnai to listen to citizen concern and coordinate the economic entities। उन्होंने इस बात को कहा अपने फेयरवेल में कि सिटीजन्स की बात को सुनिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइज को, एंटिटीज को आगे बढ़ाइए। तो जो उनके लीडर्स अभी तक रहे हैं देश को अगर चाइना को आप इंडिविजुअली देखो ना, तो चाइना के जो लीडर्स हैं, वहां के लोग काफी मेहनती लोग हैं। ऐसा नहीं अपने देश के लिए कुछ करते नहीं, बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए वो हमेशा न्यूज में रहते हैं और इसलिए वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी काउंट किए जाते हैं। Now China sought to be a global power and participated actively on global issues। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है? अपनी ग्लोबल पावर को दिखाना चाहता है, पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लोबल इश्यूज में भी। अगर आपको याद हो, ईरान को लेकर के जो भी कल कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जहां वो वेस्ट एशिया में बढ़त बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के पैचअप करने के लिए अपने नाम लेकर के आ रहा है, राइट। जिसमें ईरान और हमारा सऊदी अरेबिया भी है और कतर भी है। ईरान और कतर के बीच में उसने पैक्ट जो उनके बीच में दुश्मनी थी उसको दूर करने के लिए बीच में नेगोशिएशन किया है, ऐसा न्यूज में आया। तो ये सब क्यों कर रहा है? कि ताकि वो ग्लोबल इश्यूज में अपनी पोजीशन ला सके। इट्स राइज coincided with the interdependence and competition with the West, its primary sources of technology and principal destination of trade and capital reserve। ठीक है, वो बात तो क्लियर है। कंपटीशन वेस्ट में हो जाए, वेस्ट में उसकी पकड़ हो जाए, तकनीक में वो आगे जाए, डेस्टिनेशन जो है उसका और टारगेट क्या है? ट्रेड और कैपिटल रिजर्व को बढ़ाना। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मिस्टर जिनपिंग क्या स्ट्रेटेजी करते हैं, क्योंकि यूक्रेन वॉर से लेकर के जो चाइना का जो फ्रंट रहा है इंडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट करने वाली बात, वो दिख करके आई है। और ऐसा माना जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में वो एक बड़ी पावर बनके इमर्ज करके या प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। एट द टाइम द स्पेक्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान एंड टेंशन इन इट्स नेबरहुड ग्रू प्राइमरली ड्यू टू इट्स यूनिलेटरल एडवांसेस, अग्रेसिव डिप्लोमेसी एंड अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो जो ताइवान को लेकर के टेंशन, यूनिलेटरल एडवांसेस को मतलब अपने को ही आगे ले जाकर के एडवांसेस करना, अग्रेसिव डिप्लोमेसी इंडिया को लेकर के, और साथ साथ श्रीलंका, पाकिस्तान, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के भी कई बातें आती रही हैं, जहां वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसका आउटलुक कुछ नहीं है। ऐसा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के लिए भी कहा जाता है कि अफगान में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटीज इश्यूज को लेकर के डंप हो जाएगा, ऐसे एक्सपर्ट्स कहते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली द मिलिट्री डेलीगेट्स एट एनपीसी इनिशिएटेड अ डिस्कशन ऑन ताइवान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी सक्सेशन लॉ, कॉल फॉर लीगल फ्रेमवर्क फॉर ओवरसीज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड प्रपोज्ड वॉर-टाइम लेजिस्लेशन। चाइना's heft in global affairs has grown over the time। क्योंकि वो अपने आप को एक डोमिनेंट स्टेट और सुपर पावर बनाना चाहता है, इसलिए उसका जो
लीगल फ्रेमवर्क को चेंज करने, ताइवान को लेकर के उसकी जो पॉलिसी चेंजेस को लेकर के बड़े स्टेप उठाना चाह रहा है। तभी वो ग्लोबल अफेयर्स में आप देखिएगा कि ग्लोबल अफेयर्स में ग्रो करने के समय के साथ ग्रो भी किया है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ कि ताइवान को जो जो बार बार नाम आ रहा है वो कहाँ पे है। ताइवान अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा। साउथ कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया बीच में डिवाइड है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ कोरिया। फिर जापान आप यहाँ देखेंगे, ओकिनावा को अब यहाँ देखेंगे, पैसिफिक ओशन एंड गुआम, राइट। सो ये जो इलाके हैं फर्स्ट आइलैंड चेन है, आइलैंड चेन इसको कहा जाता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ताइवान कहाँ पड़ता है, किस दिशा में है, और चाइना में किस तरफ उसका डायरेक्शन पड़ता है, और यहाँ पे आप फिलीपींस को भी लोकेट करते हैं। साथ ही साथ इस पिक्चर में आप देखिए कि ताइवान यहाँ पर है, उसके साथ साथ इस पिक्चर में अगर देखिए तो जो रेड पॉइंटर्स है वो चाइनीज है, और जो ब्लू पॉइंटर्स है वो यूएस नेवल पोर्ट्स हैं। क्योंकि यूएस ने ऐसा डिक्लेयर करा था इनडायरेक्टली कि अगर ताइवान पे कुछ हुआ तो वही ताइवान को सपोर्ट करेगा, चाइना को एक्सपेंशन नहीं करने देगा। तो अगर आप देखिए ओकिनावा हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान में यहाँ पर, और यहाँ पर चाइना की यूएस बेस है नेवल पोर्ट्स का, गुआम में भी। और जहाँ पे रेड पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, हैनान हो गया, जहाँ पे स्पार्टली आइलैंड हो गया, हांगकांग हो गया। हांगकांग तो पहले हांगकांग ऑलरेडी पार्ट है चाइना का। तो इन इलाकों में देखिए यहाँ पर इन जगहों पर सब जगह चाइनीज नेवल पोर्ट्स हैं। ताइवान को लेकर टेंशन हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल एरिया में कहाँ कहाँ पे, जैसे ताइवान स्ट्रेट कहाँ है, फिलीपीन सी कहाँ है, सबिक बे, साउथ चाइना सी, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से मुझे लगता है आपसे पूछा जा सकता है प्रीव्यू के लिए। तो हमको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या, कौन से आइलैंड से कौन सा देश कहाँ पर है। ना इस पिक्चर में आप देखिए हांगकांग पे सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम हांगकांग पार्ट कहाँ है, तो किसका पार्ट है, तो हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और साथ ही साथ हांगकांग और मकाओ दोनों ही जो आप कह दीजिए शहर कैसे तो इलाके कह सकते हैं, वो जापान का पार्ट नहीं है, वो चाइना का पार्ट है, हांगकांग एंड मकाओ। ठीक है, मैप में जरूर देखिएगा इसको। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ इंडियाज न्यू नेवल बेस एट अंडमान विल फोर्स बीजिंग टू रीअसेस इट्स स्ट्रेटेजी। न्यू स्ट्रेटेजी के तहत क्या है, इस पर लिखा है राजा मेनन ने, और ये कहना चाहते हैं कि ग्रेट निकोबार में, अंडमान में जो बीजिंग जो इंडिया है अपना नेवल बेस बढ़ाना चाह रहा है एट अंडमान विल फोर्स बीजिंग टू रीअसेस इट्स स्ट्रेटेजी। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजिंग को अपनी स्ट्रेटेजी को रीअसेस करना पड़ेगा। ठीक है, the downstream effect will be seen in the coming years when China begins to treat India as equal, because again tactical calculation will make the truth obvious in Beijing। तो पहला आर्टिकल भी बीजिंग के लिए था, के लिहाज से था, और सेकेंड आर्टिकल भी बीजिंग के लिहाज से है। Now, in a bold, imaginative and strategic move, the government of India has quietly begun to build a holistic naval base on Great Nicobar। देखेंगे मैप में अभी ग्रेट निकोबार कहाँ है, मतलब हम अपना एक नेवल बेस बना रहे हैं ग्रेट निकोबार में, आइलैंड में, which stands squarely overlooking the entrance to the Malacca Strait and is barely 90 miles from the tip of Indonesia। मतलब ये तीन एस्पेक्ट कवर करेगा। पहला तो ग्रेट निकोबार में ही बना है नेवल बेस, तो आसपास के इलाकों पे हमारी जो बढ़त है नेवल बेस की पकड़ है वो बढ़ेगी, जिसमें मलक्का स्ट्रेट आता है, और साथ ही साथ इंडोनेशिया के देश भी, इंडोनेशिया के आसपास के इलाके भी आते हैं, मैप में भी देखेंगे। तो अगर हम वहां अपनी प्रेजेंस बढ़ा लेते हैं तो हम चाइना के लिए काउंटर पार्ट, एक काउंटर स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। दिस स्टेप इन टर्म्स ऑफ चेस, इसको जो ये स्टेप है जो कहते हैं, जो चेस की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, इज लाइक मूविंग द क्वीन आउट इनटू द ओपन टू गिव द अपोजिंग किंग अ डायरेक्ट चेक। ये क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से मेंस के लिए। अगर आप देखें कि अगर आपको लिखा कि चाइना की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जैसे मानो मूविंग द क्वीन आउट into the open to give the opposing king a direct check। इसको प्रूफ करिए, तर्क दीजिए। तो आपको पूरा हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन से नेवल बेस की बात हो रही है, कहां पर है, कैसे स्ट्रेटेजी चेंज होती है। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी क्वीन को बाहर कर दिया है किंग को डायरेक्ट चेक देने के लिए। इसका मतलब ये है। तो मतलब ये जो पोर्ट बना जो इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जो हम नेवल बेस बना रहे हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है। फॉर इंस्टेंस इट इज इमीडिएटली थ्रेटन्स टू ब्रिंग द शटर डाउन ऑन द चाइनाज एक्सटेंडेड नेक स्ट्रेचिंग फार आउट इन द इंडियन ओशन, फार वेस्टवर्ड टू जिबूती एंड ग्वादर। अब इसको देखेंगे क्योंकि समय से ऐसा रहा है कि चाइना ने इंडिया को घेरने वाली कई चीजें करी हैं, और जैसे कि स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स का नाम लिया जाता है कि स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल में क्या था कि चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए जगह जगह के अलग अलग देशों पर अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, और पोर्ट्स बनाने से एक तरीके का ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनता है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन अब क्योंकि इंडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है स्ट्रेटेजी को लेकर, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो मलक्का हो, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए ग्रेट निकोबार यहाँ पर पड़ता है, ये दिख रहा है हमें। ग्रेट निकोबार अगर हमारा इस तरफ है
यहाँ पर तो ये टिप हमारे क्या है, इंडोनेशिया है, इसकी टिप है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आप इसके बीच में देख रहे हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आप स्टेट ऑफ मलक्का पड़ता है। और वैसे भी इन देशों से हमारे पुराने संबंध रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से हैं। नाउ अगर आप स्टेपिंग स्टोन की तरह देखें तो जिस ग्वादर पोर्ट और जिबूती की जो बात अभी हुई, तो ग्वादर यहाँ पड़ता है, इस इलाके में ग्वादर हमें दिख रहा है, और जिबूती यहाँ, तो दो इलाके ये कवर कर रखे हैं। और ऐसा नहीं, ये ऐसे कई पोर्ट बना रहा है ऑलरेडी चाइना, जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे का पैसा डंप हो जाए, लेकिन वो स्ट्रेटेजी के तहत पैसा डंप किए जा रहा है। Right now, a naval base in Great Nicobar would be the central piece to an oceanic strategy to offer a counter punch to Chinese aggression। मतलब चाइना का जो अग्रेशन उसके काउंटर पंच की तरह काम करेगा, क्योंकि इस इलाके से चाइना का 65% ऑयल मूव करता है इस इलाके में। अगर आप देखें, ये ब्लू लाइन क्या है, ऑयल शिपिंग लाइंस है, जहां पे आप देखें यहाँ पर अफ्रीका से ये मूव करके ऐसे यहाँ पर ऐसे जाता है चाइना की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर अपना नेवल बेस बना रहे हैं तो हमारी पकड़ पक्की बन रही है। तो क्योंकि जैसे ही अगर कुछ भी घटना घटती है, इसमें ऐसा नहीं कि वॉर होने वाली है, पर अगर वॉर नहीं अगर होती है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो हम भी एक्टिव है उस इलाके में। और जो ग्रीन वाला जो ब्लैक वाली लाइंस है, वो इसे कहते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल। मतलब स्ट्रिंग का मतलब इंडिया को यहां से यहां घेरना, जो चाइना लंबे समय से करता हुआ आया है। ना इस पिक्चर में हम देखते हैं कि इससे जो सारे पोर्ट है ना, ये चाइना का इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के आसपास पोर्ट बनाना। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया के अगेंस्ट, अगर आप देखें आसपास और भी कई देश हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पे आपके सऊदी के देश हैं, यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है, पास में आप थोड़ी दूर में आप ऑस्ट्रेलिया निकल जाएंगे। तो अगर इस पूरे इलाके में अलग अलग ग्वादर हो गया, जिबूती हो गया, पोर्ट ऑफ कराच हो गया, पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, कोलंबो, जांगू प्राग, और उसके साथ साथ कई सारे उसने पोर्ट्स बना रखे हैं, पीएलए यहाँ तो है ही। तो एक तरीके का उसने प्रेजेंस बढ़ा रखी है, और ये इस बात का इशारा है कि दे आर एक्टिवली एक्टिव टू एंगेज इन सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ द वॉर इफ इट इज हैपनिंग। इफ इसलिए जरूरी नहीं वॉर होने वाली है, पर इनकी स्ट्रेटेजी काफी स्ट्रॉन्ग है। Now, the tactical scenario in the Malacca Strait and South China Sea is already dominated by the intelligence sharing and communications agreements of Quad। लेकिन इस इलाके में भूलने वाली बात नहीं कि यहाँ पे बड़ा ग्रुप इंडिया के साथ है, वो है क्वाड। तो वो कहते हैं कि क्वाड का इंडिया इसका पार्ट है। तो अगर ऐसी कोई टैक्टिकल सिनेरियो बनाते हैं मलक्का स्ट्रेट में और कोई घटना आगे घटती है, तो उसके लिए क्वाड देश उनका सपोर्ट करेंगे इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में, जो उसकी प्रेजेंस है ताइवान को लेकर के, उसके अगेंस्ट भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है और हम सपोर्ट देशों को दे सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रॉम द न्यू बेस इन द ग्रेट निकोबार, इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट directed by own air early warning aircraft would clamp down information dominance over the Malacca Strait। ठीक है, क्लियर बात समझ में आती है कि ये जो दिल्ली का जो टैक्टिकल कैलकुलेशन है काफी पॉजिटिव है और हमारी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा हमें सपोर्ट करेगा। उसके साथ वो कहते हैं कि ऑल दिस ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन वेदर न्यू दिल्ली इज प्रिपेयर्ड टू सी द गेम थ्रू एंड परमिट द न्यू बेस इन ग्रेट निकोबार टू बी द बिगिनिंग ऑफ अ ओशनिक स्ट्रेटेजी टू रिप्लेस द टायर्ड लैंड सेंट्रिक अप्रोच। मतलब जो हमारी लैंड सेंट्रिक अप्रोच है, जमीन की लड़ाई से हम कहीं ओशनिक स्ट्रेटेजी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक नई स्ट्रेटेजी समझ में आती है, अच्छी नई नहीं है, एक नया व्हाइट फेदर इन द कैप है, जहां पे हम लैंड सेंट्रिक अप्रोच को छोड़ के ओशनिक स्ट्रेटेजी में आ रहे हैं। Merely to set up a minor reconnaissance base in Great Nicobar or a full-fledged Pearl Harbor। मतलब क्या हम सिर्फ एक हम नेवल बेस बनाएंगे या पूरा का पूरा पर्ल हार्बर क्रिएट करेंगे ईस्टर्न थिएटर को लेकर के, क्योंकि हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आसियान के देश, सार्क के देश, हमारा G20 चल ही रहा है। तो ये सारे जो देश हैं, इनके लिए हमारी क्या एक पर्ल हार्बर की तरह काम करेगा या स्ट्रेटेजी कितनी रिमार्केबल होगी, वो तो वक्त बताएगा। विद अ बेस इन ग्रेट निकोबार, द एंट्री टू मलक्का स्ट्रेट would be the 100 miles away while the nearest Chinese base in सान्या। वो कहते हैं कि इसी इलाके में सान्या चाइना का बेस है और हमारा वो कितनी दूर है, 100 माइल्स अवे है। मतलब अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, वी कैन फाइट बैक। इट इज रूमर्ड, ऐसा रूमर है that China have awarded a major dredging contract of ग्वादर। मतलब ग्वादर और जिबूती में जो वो पोर्ट बना रहे हैं, वो एक बड़ा प्रेजेंस है वहां पर। उसके साथ साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जो बीजिंग की स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी थर्ड टर्म आ चुका है मिस्टर सी जिनपिंग का, तो अगर वो कोई नई स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं और डिस्प्यूट में इंडिया के साथ आते हैं, तो हमारे पास प्रेजेंस रहेगी। क्योंकि कोई भी लड़ाई
बिना मिलिट्री प्रेजेंस के नहीं लड़ी जा सकती। तो हमारे पास तीन ही पावर होती हैं, एक तो है एयर, हमारे पास लैंड और उसके बाद हमारे पास आता है आर्मी, राइट। आर्मी अगर आप ध्यान दें तो आर्मी लैंड से लड़ सकती है, जो लैंड की आर्मी, लैंड पे जो लड़ाई करते हैं वो आर्मी की हेल्प से करते हैं, राइट। पर जो एयर की लड़ाई है वो हमारी एयरफोर्स करती है। तीसरा बचा हमारा नेवी। तो हम अपनी नेवल फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं इस तरह की चीजों को करके। वो कहना चाहते हैं देयर डेयरिंग मूव बाय न्यू दिल्ली illustrates once again that the strategic rules governing war have not changed over the years। वो कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रूल्स लड़ाई के, गवर्निंग वॉर के, वो सालों से बदले नहीं है, वही रहते हैं। चाहे वो अलेक्जेंडर की बात हो, नेपोलियन की बात हो, पर लड़ाई उन्हीं उन्हीं बैकग्राउंड पॉइंटर्स पे, उन्हीं आधारभूत पॉइंटर्स पे लड़ी जाती है, उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। उसके साथ ये कहते हैं दिस कैलकुलेशन विल नाउ चेंज, द डाउनस्ट्रीम इफेक्ट विल बी द सीन। और समय के साथ जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट का मतलब समय के साथ जो आपकी पॉलिसी में चेंजेस कर रहा है दिल्ली, टेक्टिकल कैलकुलेशन जो है वो समय के साथ उस इंडिया को वहां ले आएंगे जहां चाइना को उसको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा और उसकी टेक्टिकल कैलकुलेशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्रेस व्यू ऑन हाई इन्फ्लेशन इन फेब्रुअरी का डेटा आया, उसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़े हुए हैं। नंबर्स में हमेशा कहते हैं नंबर्स पे नहीं जाना है, सिर्फ ये समझना है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है। तभी अगर आप देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का इन्फ्लेशन नंबर ज्यादा है। डिस्पाइट हायर इन्फ्लेशन सम एनालिसिस एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू बिगिन टू ट्रेंड लोअर, लेकिन कहते हैं कि साल के आखिर तक ये जो ट्रेंड है वो नीचे आ जाएगा। बट हाई इन्फ्लेशन कॉम्प्लिकेट्स पॉलिसी ऑप्शन बिफोर आरबीआई, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो आरबीआई के लिए एक समस्या है। एनएसओ ने ये डेटा पब्लिश किया है। द हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स केम एट 6.44। हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 6.44 in February, only marginally lower than 6.52। तो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक तो हमारा हेडलाइन है, याद रखिएगा, अभी देख लेंगे उसको हेडलाइन, और दूसरा है आपका कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, पर आगे देख लेंगे दोबारा से। तो पहला है हेडलाइन, दूसरा है कोर। तो वो कह रहे हैं कि हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो नीचे आया है, लेकिन जो हमारा थ्रेशोल्ड है आरबीआई का 4 से 6% का, उससे ऊपर ही है, उससे नीचे नहीं है। द रिवर्सल ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैड फॉलन बिलो द अपर थ्रेशोल्ड ऑफ द टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन द नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर। जो थ्रेशोल्ड था 6% का, उससे नीचे आया था लास्ट ईयर, बट अभी फिर से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और फूड इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय सीरियल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर्ड मील्स एंड स्नैक्स एंड स्पाइसेस, while vegetable fell। क्योंकि जो इसमें और नंबर्स कहाँ गिरे हैं इन्फ्लेशन के, जहां पे सीरियल्स में ये अनाज की बात हो रही है, दूध की बात हो रही है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स हैं, स्पाइसेस हैं, वेजिटेबल्स में प्राइस गिर रहा है। ये पीछे आया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है सब्जियों का वो नीचे आया है, होलसेल नीचे आया है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्यों ऊपर जा रहा है? इसका मतलब जो 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 पैक्ड चीजें हैं, जिनका कंजम्पशन ज्यादा है, उसमें प्राइसिंग ऊपर हो रही है, उसकी डिमांड ज्यादा है। The disaggregated data shows that price pressures continue to remain fairly broad-based. The consumer food price index has eased only marginally to 5.95%। मतलब जो 4 से 6% का थ्रेशोल्ड है उसी के आसपास मंडरा रहा है, और उससे ऊपर अगर होता है तो इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ता रहता है, तो किसी देश के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। महंगाई बढ़ेगी तो आपको आरबीआई कितने भी एफर्ट करे और चीजों पे इफेक्ट आता ही आता है। इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड इन क्लोथिंग, मतलब कपड़ों और फुटवेयर और हाउस होल्ड गुड्स में भी इन्फ्लेशन ज्यादा है। सर्विसेज, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ बेसिस पॉइंट्स को चेंज किया गया था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ है। इन दिस लास्ट मीटिंग, जो एमपीसी की मीटिंग हुई, उसमें कहा गया, हेल्ड just a few days after the union budget, the policy statement was rather hawkish, continuing to underline the need for the further calibrated monetary policy action। तो क्योंकि ध्यान देने वाली बात क्या है, कोर इन्फ्लेशन में बड़ा ज्यादा है, और वो समस्या का विषय भी। आज के पेपर में न्यूज थी कि कहा गया है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। अभी हम समझ ही रहे हैं कि एसवीबी कोलैप्स करी है, बड़ी बैंक कोलैप्स करी है, जिसमें क्या था कि फेड ने जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए परसेंटेज को बढ़ाया, उसको कॉम्बैट करने के लिए एसवीबी के पास फंडिंग नहीं थी, वो प्रॉपर इंटरेस्ट लोगों को पे नहीं कर पा रहे थे, और जब मार्केट से पैसा उन्होंने उठाया तो वो कोलैप्स कर गई। इसके ऊपर मैंने कल एक डिस्कशन किया था, न्यूज वाले सेक्शन में अवेलेबल, आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी के पर्पस से इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते हो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, तो वो भी आपके लिए एक एडवर्स इंपैक्ट लेकर के आता है। However, there are growing concerns with the committee that considering the long lags in the transmission of monetary policy, it is appropriate to pause at its juncture and observe the full impact of the interest rate hike। मतलब वही रुक जाना चाहिए और इंटरेस्ट रेट हाइक्स के जो इम्पैक्ट है उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बराबर
इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है हायर इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। ठीक है, नाउ देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन का एक्चुअली क्या मीनिंग है, पता होना ही चाहिए हम सबको। इन्फ्लेशन इज द ड्रॉप इन द वैल्यू, मतलब वैल्यू गिरती है किस चीज में, प्राइस, मतलब पैसे की वैल्यू गिर रही है, और परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, जब करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाए, हम जितना पैसा हमारे पास है उसमें से हम कम वैल्यू खरीद पाए, पहली वो पॉइंट। और इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू इन्फ्लेशन, तो जब चीजों के दाम बढ़ जाएं और आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, आपका थोड़े से पैसे 100 रुपए से जहां आप 10 चीजें लेते थे अब आप 2 चीजें ले पा रहे हो, मतलब महंगाई बढ़ रही है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, कंटिन्यू राइज इन प्राइस, पैसे जो प्राइस के रेंजेस उनमें बढ़ते हैं, जब राइज होता है प्राइस किसी भी प्राइस रेंज में, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। पीपल लॉ, इसमें उसके बाद इम्पैक्ट क्या आता है कि लोगों का फेथ पैसे पे खत्म हो जाता है, और वो इसका एडवर्स इम्पैक्ट होता है उनकी सेविंग्स पे। ठीक है, क्योंकि सेविंग्स होगी नहीं, जब उनका करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो पैसा कहां से आएगा, तो सेविंग्स कर ही नहीं पाएंगे और सारा पैसा उनकी खरीदारी में ही निकल जाएगा। कुछ कॉजेस बताए जाते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड बिल्ड इन, अभी आगे देख लेते हैं। कुछ इंडेक्सेस में चेक किया जाता है इन्फ्लेशन को, पहला है सीपीआई, दूसरा है पीपीआई, फिर है ईसीआई और जीडीपी रिफ्लेटर। ये सारे हमको पता होने चाहिए, प्री में पूछे जा सकते हैं, आपको पता होने चाहिए। डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। ये बेसिक स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, सबको पता होनी चाहिए। ना इस पिक्चर में देखते हैं कि 2 मेजर कॉजेस रह सकते हैं इन्फ्लेशन के लिए। पहला है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, वो क्या होता है, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट राइज एंड प्रोड्यूसर्स पास द इंक्रीज टू द कस्टमर, मतलब प्रोडक्शन जो चीज बनाई जा रही है जब उसमें कॉस्टिंग ज्यादा होती है तो वो कॉस्ट पुश हो जाती है कस्टमर के ऊपर, इसे कहते हैं कॉस्ट पुल। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में पैसा ज्यादा लगेगा तो डेफिनेटली हम आपसे रिटेल में पैसा ज्यादा लेंगे। अगर हमें किसी चीज को बनाने में 100 रुपए लगते थे, अब 200 रुपए लगते हैं, तो अब 100 रुपए के समय आपको रिटेल में वो पैकेट 10 का पड़ता था तो आपको 20 रुपए का पड़ेगा, सिंपल है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा ज्यादा लगेगा तो वो फॉरवर्ड होकर के रिटेल पे आता है, ये तो हो गया कॉस्ट पुल। उसके बाद डिमांड पुल क्या होती है, व्हेन डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एंड एक्सीड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब डिमांड चीजों की ज्यादा हो जाए तो भी प्रोडक्शन हमको ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा माल मार्केट में भेजना पड़ेगा, तो उस केस में डिमांड के आधार पर भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो 2 मेजर रीजन हम यहाँ कवर करते हैं, पहला है कॉस्ट और दूसरा है डिमांड पुल। ठीक है, नेक्स्ट है कि हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में फर्क क्या होता है, तो पहले भी हम देख चुके हैं, आज फिर देख लेते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें कुछ चीजें आती हैं और हेडलाइन में सारे, अगर आप देखिए अगर कोई बोले कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन है, सभी कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कोर का नाम आता है तो फूड और एनर्जी इससे निकल जाता है। मतलब हाउसिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ इसमें कवर होता है, बट फूड और एनर्जी प्राइसेस कोर में कवर अप नहीं होते हैं। इसीलिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है वो काफी वोलेटाइल होता है, क्योंकि फूड और एनर्जी ही मेजर कंसर्न होते हैं प्राइस के ऊपर नीचे होने के लिए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन काफी वोलेटाइल होता है, याद रखिएगा, स्टैटिक नहीं होता उतना, और कोर इन्फ्लेशन काफी स्टैटिक होता है। तो अगर डिफरेंस क्या है कि कोर इन्फ्लेशन में सभी सर्विसेज के साथ साथ फूड और एनर्जी को निकाल दीजिए, काउंट नहीं किया जाता, और हेडलाइन में फूड और एनर्जी को भी काउंट किया जाता है, बाकी सभी प्राइसेस को भी कवर अप किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर हाँ तो गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक, एंड मिलते हैं आपसे न्यूज डिस्कशन के साथ कुछ देर के बाद।